एक ऐसा बिजनेसमैन जिसके नाम से पूरी दुनिया कांप उठती थी, जिसके लिए प्यार मोहब्बत सिर्फ एक खेल था। वहीं दूसरी तरफ हालात से बेबस, मोहब्बत से नफरत करने वाली माया। माया और आर्यन ने पहली ही मुलाकात के बाद शादी हो गई। पर ऐसा क्या हुआ कि माया को अपनी पहली मुलाकात में आर्यन सिंह राठौर से शादी करनी पड़ी? क्या माया आर्यन को बदल पाएगी या वो भी उसके खेल में मोहर बन जाएगी? जानने के लिए देखते रहिए ब्लाइंड लव राइटर खानी। पहली मुलाकात। काली अंधेरी रात मुंबई की सुनसान सड़क पर एक अकेली लड़की भाग रही थी और उसके पीछे कुछ आदमी किसी खूंखार भूखी भेड़ियों की तरह उसके पीछे उस लड़की को पकड़ने के लिए भाग रहे थे और चिल्ला रहे थे, पकड़ो इस लड़की को। उन आदमियों की भयानक आवाज़ से वो लड़की पूरी सहम सी जा रही थी। उस लड़की के पैरों से खून निकल रहा था जो उस खाली सड़क पर अपने निशान को छोड़ रहा था। उस लड़की के चेहरे पर दर्द और डर की लकीरें बिखरी हुई थी। उसके बाल पूरे बिखरे हुए थे। भागते भागते उसकी सांसें उखड़ रही थी। वो मन ही मन प्रार्थना कर रही थी, कोई उसे इन दरिंदों से बचा ले, कोई तो हो जो इस वक्त उसकी ढाल बन जाए। वो मन ही मन गॉड से कह रही थी कि उसकी रक्षा करे। भागते भागते इतनी थक गई थी कि अब उसे सब कुछ धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा था। उसकी आखिरी उम्मीद किसी शीशे की तरह टूट कर चूर हो रही थी। वो पीछे मुड़ी देखने के लिए कि क्या वो दरिंदे अभी भी उसका पीछा कर रहे हैं। तभी वो किसी से टकरा गई। जिस शख्स से वो टकराई थी वो उसकी तरफ पीठ करके खड़ा था, इसलिए उस शख्स का चेहरा उसे दिखाई नहीं दिया। जैसे ही वो उस शख्स से टकराई वो शख्स पीछे पलट गया, जिससे वो लड़की उसके सीने से जा लगी। इस वक्त उस लड़की की धड़कनें इतनी तेज चल रही थी कि उस काली अंधेरी रात की खामोशी को उसकी धड़कनों की आवाज़ चीर रही थी। उस शख्स ने उस लड़की के बाजुओं को पकड़ा, उसे अपने से दूर धकेलते हुए कहा, ये क्या हरकत है? आप ये क्या बदतमीजी कर रही हैं? उस लड़की ने अपने हाथ जोड़े सामने खड़े शख्स को देखा, जिसकी सिर्फ आंखें दिखाई दे रही थी, क्योंकि काली अंधेरी रात में रोड के किनारे लगे छोटी सी लाइट में उस शख्स की सिर्फ नीली आंखें दिखाई दे रही थी, जो उसे डराने के लिए काफ़ी थी। कहा, हमें माफ़ कर दीजिए, और बार बार पीछे पलट के देख रही थी। वो माफ़ी तो मांग रही थी, लेकिन उसका ध्यान पीछे था। वो बार बार पीछे पलट कर देख रही थी। उसकी पूरी बॉडी डर से काँप रही थी। उस शख्स की नीली आंखें भी उसे डरा रही थी। उस लड़की के गले से आवाज़ भी नहीं निकल पा रही थी। भागते भागते उसका गला सूख गया था। तभी उसे पीछे से कुछ लोगों के आने की आहट हुई। उनके चप्पलों के शोर ने उस लड़की के डर को बढ़ा रहा था। उसके अंदर अब इतनी हिम्मत भी नहीं बची थी कि वो और भागे। उसकी हिम्मत, उसकी उम्मीदें टूट चुकी थी, लेकिन फिर भी दिल के किसी कोने में उसे उम्मीद थी कि सामने खड़ा वो शख्स क्या पता उसकी मदद कर दे, उसे उन दरिंदों से बचा ले। उसकी आंखों में उसे वो हैवानियत नहीं दिख रही थी। उसने अपने आप को संभालते हुए, अपने हाथ जोड़ते हुए उस शख्स के आंखों में देखते हुए कहा, प्लीज़ हमें उन दरिंदों से बचा लीजिए, प्लीज़। उस शख्स ने अभी भी उस लड़की का चेहरा नहीं देखा था। उस लड़की ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, प्लीज़ हमें बचा लीजिए। तभी उसे पीछे से आवाज़ आई, वो रही लड़की, पकड़ो उसे। इस वक्त उन गुंडों और उस लड़की के बीच बस कुछ फासले थे। आदमियों के बढ़ते कदम उस लड़की की हिम्मत और उम्मीद को अब ख़त्म कर रहे थे। वो लड़की बार बार पीछे पलटकर उन आदमियों को देख रही थी और सामने खड़े इंसान, जो एक पत्थर की मूरत बना खड़ा था, उसे बचाने की भीख मांग रही थी। हाथ जोड़े वो लड़की गिड़गिड़ाते हुए कहा, आप जो कहेंगे हम वो करने को तैयार हैं। आप जैसा कहेंगे हम वैसा करेंगे। प्लीज़ हमें बचा लीजिए। इतना सब कुछ कहने के बाद भी वो शख्स किसी पत्थर की तरह खड़ा रहा। उस लड़की की आंखों से आंसू लगातार गिर रहे थे। उसने एक आखिरी कोशिश करते हुए कहा, अगर आप कहेंगे तो हम एक नौकरानी बनकर आपके घर आपका सारा काम करेंगे, आपकी सेवा करेंगे। आप हमें जो भी कहेंगे हम चुपचाप सब करेंगे। बस आप इन दरिंदों से बचा लीजिए। हमारे पास बस हमारी ये इज्जत बची हुई है, जिसे हम गंवाना नहीं चाहते। ये दरिंदे हमें मारेंगे नहीं, हमारे साथ। इतना कहा वो लड़की रोते रोते जमीन पर बैठ गई। वो शख्स पत्थर बना खड़ा था। उस लड़के की खामोशी लड़की के अंदर बची हुई उम्मीदों को भी तोड़ रही थी।
वो गुंडे उसके इतना करीब आ गए कि उस लड़की ने आखिरी बार आंखों में आंसू लिए हुए उस शख्स को देखते हुए कहा, प्लीज़ हमें बचा लीजिए या हमें मार दीजिए, लेकिन इन दरिंदों से बचा लीजिए। इतनी बेबस हो चुकी थी कि वो खुशी खुशी मौत को भी गले लगाने को तैयार थी। उस लड़की के आंसू उसकी हर एक बेबसी को बयां कर रहे थे, लेकिन उस शख्स पर जैसे कोई असर ही नहीं हो रहा था। उस लड़की ने उस शख्स के कॉलर पकड़कर उस पर चीखते हुए कहा, आप एक पत्थर हैं, आपसे मौत मांग रही हूँ, आप वो ही दे दीजिए। लेकिन आप तो एक पत्थर जिसके अंदर इंसानियत तक नहीं बची है। और रोते रोते उसका कॉलर छोड़ दिया और अपने कदम धीरे धीरे पीछे ले लिए। वो गुंडे उस लड़की के करीब आए और उस लड़के को देखते हुए कहा, ए लड़के, उस लड़की पर हमारा हक है, दूर हट जाओ उससे। उन गुंडों में से एक गुंडे ने कहा, जाओ उस लड़की को लेकर आओ। वो जैसे ही आगे बढ़ा, वो लड़की बेजान से खड़ी एक बार पीछे मुड़ी और उस शख्स की आंखें देख पलट गई और अपनी आंखें बंद कर ली। एक गुंडा आगे बढ़ा और जैसे ही उसे उस लड़की को पकड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, तभी उसके माथे पर एक बुलेट आकर लगी और वो वहीं गिर गया। वो भयानक रात और भी भयानक होती जा रही थी। बुलेट की आवाज़ सुन वो कांप उठी। उस लड़की ने जैसे ही अपनी आंखें खोली, उसके सामने वो गुंडा जमीन पर बेसुध खड़ा था। तभी चारों तरफ से कार की लाइट्स ऑन हो गई और काली अंधेरी रात में कार हेडलाइटों से उजाला सा हो गया। चारों तरफ अनगिनत कार की लाइन लगी थी। तभी सभी कार्स का डोर एक साथ ओपन हुए और ब्लैक यूनिफॉर्म पहने बॉडीगार्ड ने चारों तरफ से उस लड़के और लड़की को कवर कर लिया। जब गुंडों ने देखा तो सभी गुंडे जैसे ही भागने के लिए अपने कदम बढ़ाए, तभी बॉडीगार्ड ने फायरिंग चालू कर दी। सभी गुंडे एक एक करके जमीन पर गिर गए। वो लड़की खामोशी से बस देख रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब उसके साथ क्या हो रहा है। इस वक्त लड़की की बैग लड़के की तरफ थी। तभी एक कोल्ड आवाज़ आई, बचा लिया आपकी जान तो बताइए, आप अपने कहे लफ्ज़ों पर कायम हैं। इस आवाज़ में एक अजीब सी बेरुखी थी। ऐसा लग रहा वो शख्स इस लड़की को जानता हो। इस आवाज़ को सुन जैसे ही पीछे मुड़ी तो सामने खड़े शख्स के चेहरे को देखने लगी। हाइट 6 फुट, रंग दूध सा गोरा, गुलाबी और नीली आँखें, शार्प नोज, चेहरे पर एक क्रोध था। वो लड़का बहुत ही ज़्यादा हैंडसम था। वो लड़की बस उस चेहरे को देख रही थी। उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। इतना सब कुछ होने के बाद भी वो खामोशी से खड़ा था, एक्सप्रेशनलेस चेहरे के साथ। उस लड़के ने जैसे ही उस लड़की को देखा, एक पल के लिए उसके चेहरे पर एक अजीब सी खुशी दिखी, लेकिन दूसरे ही पल वो कठोर हो गया। उस लड़के की नज़र जैसे ही उस लड़की पर गई, उसकी भीगी पलकें बार बार झपक रही थी। उसकी कैटी आइज आंसुओं से भरी बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। लड़के ने जैसे ही उस लड़की की आंखों को देखा तो उसकी आंखों में जैसे डूब गया। उस लड़की ने उस लड़के को देखते हुए कहा, थैंक्स हमारी जान बचाने के लिए। लड़की की पाखुंडी की तरह ओठ हिलते हुए बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे। उस लड़की की नज़रें कभी उसकी आंखों में तो कभी उसके ओठों पर थी। उस लड़की के चेहरे की मासूमियत किसी को भी अपना दीवाना बना सकती थी। उस लड़की ने जैसे ही थैंक्स कहा, एक बार फिर इस लड़के ने कोल्ड आवाज़ में कहा, आर्यन सिंह राठौर किसी के लिए कुछ नहीं करता। आपने कहा था कि अगर हम आपकी जान बचाएंगे तो आप वो करेंगे जो हम कहेंगे। उस लड़के ने उस लड़के को देखते हुए कहा, हम एक राजपूतानी हैं और हम अपने कहे गए शब्दों से कभी पीछे नहीं हटते। उस लड़के ने मजाक उड़ाने वाली हंसी हंसते हुए कहा, राजपूतानी? कुछ देर पहले आपका ये राजपूतानी होने का जो घमंड है वो कहाँ था? तभी आसमान में जोर से बिजली कड़कने लगी और तेज की बारिश होने लगी। उस लड़की ने उस लड़के को देखते हुए कहा, हम उस वक्त भी एक राजपूतानी थे और इस वक्त भी। आपने हमारे लफ्ज़ों पर ध्यान नहीं दिया। हम मरना पसंद कर रहे थे उन गुंडों के हाथ आने से अच्छा, लेकिन शायद आप नहीं समझ पाएंगे। कहिए आप क्या चाहते हैं? उस लड़की की तबीयत बिगड़ती जा रही थी, लेकिन वो फिर भी मजबूत बनने का दावा करते हुए उस लड़के के सामने खड़ी थी। उस काली रात में भयानक बारिश ऐसे हो रही थी जैसे वो आज अपने साथ सब कुछ बहा ले जाएगी।
बादलों की गरजने की आवाज़ उस काली रात की खामोशी को चीर रही थी। आर्यन आगे बढ़ा और उस लड़की की बाजुओं को पकड़ उसे अपने करीब किया और कहा, हमने आपकी जान बचाई है, अब आप अपने राजपुतानी होने का सबूत दीजिए। हम जो कहेंगे आप वो कीजिए। वो लड़की सवालिया नज़रों से बस आर्यन की आंखों में देख रही थी। आर्यन की जुबां कुछ और आंखें कुछ और बयां कर रही थी। आर्यन ने उस लड़की की आंखों में देखते हुए कहा, आपको हमारी बीवी बनकर हमारे साथ रहना होगा। आपको हमसे अभी और आज शादी करनी होगी। आपको आज मिसेस आर्यन सिंह राठौर बनना होगा। आर्यन एक एक लफ्ज उस लड़के के अंदर बची हिम्मत को तोड़ गए। वो लड़की बर्फ की तरह वहीं जम गई। उसकी आंखें बस आर्यन के चेहरे पर थी, जो बिल्कुल कठोर था। आर्यन ने अपने औरों को बरकरार रखते हुए आगे कहा, आप तो एक नौकरानी बनने को तैयार थी, हम तो बीवी बना रहे हैं। आप तो पैरों में रहने को तैयार थी, हम तो सर पर बैठा रहे हैं। आर्यन ने जैसे ही ये कहा, उस लड़की ने कहा, वो जिंदगी इज्जत से भरी रहती मिस्टर राठौर, लेकिन जो आप कह रहे हैं वो आपने आत्मसम्मान को मारना होगा। इससे पहले वो लड़की आगे कुछ कहती, उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा और दूसरे ही पल वो बेहोश हो जैसे ही गिरने को हुई। आर्यन ने उसे अपनी बाहों में थाम लिया और अपने बाहों में उठा लिया। सभी बॉडीगार्ड अलर्ट हो गए। उनमें से एक बॉडीगार्ड ने आगे आकर कार का डोर ओपन किया। आर्यन उस लड़की को अपनी बाहों में लिए हुए कार में बैठ गया। सभी बॉडीगार्ड भी अपनी अपनी कार में बैठ गए। आर्यन ने कार में बैठते हुए कहा, एस मैनसन चलो। कार तेजी से रोड पर दौड़ने लगी। आर्यन की नज़र जैसे ही उस लड़की के चेहरे पर गई, उसके चेहरे में खो सा गया। बाहर से विंडो से आ रही हवा से उस लड़के के बाल बार बार उसके चेहरे पर आ रहे थे। आर्यन ने उसके बालों को उसके चेहरे से हटाते हुए कहा, माया प्रताप सिंह, वेलकम टू हेल। आर्यन एक फेमस डॉक्टर था, लेकिन एक हादसे की वजह से आर्यन को अपने डॉक्टर होने से नफरत हो गई और वो बिजनेस की दुनिया में अपना कदम रख दिया और आज फेमस बिजनेस टाइकून में से एक है। तभी कार एक बड़े से मैंसन के बाहर आकर रुकी। कार जैसे ही रुकी, सभी बॉडीगार्ड ने कार से बाहर निकल अपनी अपनी पोजीशन ले ली और कुछ गार्ड ने आर्यन के कार के चारों तरफ खड़े हो गए। उनमें से एक बॉडीगार्ड ने आगे आकर कार का डोर खोला। आर्यन अपनी बाहों में माया को लिए कार से बाहर आया। आज पहली बार आर्यन किसी लड़की को अपनी बाहों में लिए हुए अपने एस मैंसन में आया था, जहां आज तक वो सिर्फ और सिर्फ अकेला आता था। मैंसन का फ्रंट डोर जैसे ही ओपन हुआ, मैंसन की खूबसूरती से वहां खड़े बॉडीगार्ड की आंखें चौंधी आ गई। इतना बड़ा मैंसन कि उसे एक दिन में देखना मुश्किल नहीं, नामुमकिन था। उस मैंसन के थर्ड फ्लोर पर एक मॉल था। आर्यन को किसी भी चीज़ को लेने के लिए कभी बाहर नहीं जाना पड़ता। उसके एक कॉल से उसका सारा सामान उसके सामने होता था। दुनिया टॉप सेकंड रिचेस्ट मैन था और बेहद हैंडसम। आर्यन जैसे ही उस लड़की को अपने बाहों में लिए हुए पैलेस के अंदर एंटर हुआ, सभी सर्वेंट शॉक थे, क्योंकि आज उसके बॉस एक लड़की के साथ आए थे। सभी सर्वेंट की आंखें झुकी हुई थी। आर्यन के सामने किसी की आंखें नहीं उठती थी। उस पैलेस में आर्यन के इजाज़त के बिना एक पत्ता भी इधर से उधर नहीं हो सकता था। उस पैलेस में 24 सर्वेंट थे, हर एक काम के लिए एक सर्वेंट। मैंसन के अंदर कदम रखने से ऐसा लग रहा था कि किसी जन्नत में कदम रख दिया हो। इतना खूबसूरत, इतनी शांति थी कि लोगों की सांसें की आवाज़ भी सुनाई दे रही थी। आर्यन को शोर बिल्कुल पसंद नहीं था। उस पैलेस की सभी चीज़ें मोस्ट एक्सपेंसिव थी। चारों तरफ सफ़ेद कॉटन लगे हुए थे। आर्यन उस लड़की को लिए हुए सीधे अपने रूम की तरफ बढ़ गया। तभी उसके पीछे एक सर्वेंट गया और सर झुकाए हुए रूम का डोर ओपन किया और वहां से चला आया। आर्यन उसे अपने बाहों में लिए हुए अपने रूम में एंटर हुआ। आर्यन का रूम बहुत बड़ा था। उस बड़े से रूम में राउंड शेप में बड़ा सा बेड लगा था, जिस पर वाइट बेड शीट लगी हुई थी, जिस पर ढेर सारे पिलो और कुशन रखे हुए थे और चारों तरफ वाइट एंड ब्लैक कर्टन लगे हुए थे। रूम में क्लोथ सेट था। उसका क्लोथ सेट ऐसा था जैसे कोई मॉल हो। ब्रांडेड ब्लेजर, जीन्स, परफ्यूम की लाइन लगी हुई थी। आर्यन ने उस लड़की को अपने बेड पर जैसे ही उस लड़की को बेड पर सुलाया, उसकी नज़र उस लड़की के पैरों पर लगी, जिस पर बहुत गहरे जख्म थे।
आर्यन ने उसे लड़की को सुलाकर जैसे ही पिलो को उसके सर के पास रखने लगा, उसकी नज़र उसके गले पर गई, जहाँ चाकू से कट के कई निशान थे। जिसे देख आर्यन ने गुस्से में मुट्ठी कस ली और उसे बेड पर सुला अपने पॉकेट से फ़ोन निकाला, किसी को कॉल लगाया और अपने रूम में मिरर डोर ओपन कर बालकनी में आ गया और डोर बंद करते हुए बाहर देखने लगा। आर्यन जहाँ खड़ा था वहाँ से पूरा शहर दिखाई दे रहा था। जैसे ही कॉल पिकअप हुआ, आर्यन ने चिल्लाते हुए कहा, मैंने बस तुम लोगों को डराने को कहा था, मारने को नहीं। पर तुम लोगों ने उसे हाथ भी कैसे लगाया? तभी फ़ोन की दूसरी साइड से कांपती हुई आवाज़ आई, बॉस, हमने किसी को हाथ नहीं लगाया। आपने जिस लड़की को किडनैप करने को और डराने के लिए हमें अवधगढ़ भेजा था, हमें वो लड़की नहीं मिली। आर्यन ने जैसे ही ये सुना, उसके पैरों तले ज़मीन हिल गई। आर्यन ने गुस्से में कहा, क्या मतलब वो लड़की मिली नहीं? वो शख्स आगे कुछ कहता, आर्यन ने कहा, तुम लोग उस लड़की को लेकर मुंबई नहीं आए? वो शख्स ने डरते हुए कहा, नहीं, हम अभी भी उस लड़की की तलाश कर रहे हैं, हम अभी भी अवधगढ़ में ही हैं। आर्यन ने गुस्से में कहा, वो कब से गायब थी और कब से तुम लोगों को नहीं मिली? उस आदमी ने घबराते हुए कहा, राणा प्रताप सिंह के चिता के बाद से वो गायब है और हमने उसके बाद से उन्हें कहीं नहीं देखा। हमने उनकी बहुत तलाश की लेकिन वो हमें कहीं नहीं मिली। आर्यन ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, बट और कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया और गुस्से में अपने हाथों को पंच बना बार बार दीवार पर मारने लगा और उस लड़की को देखते हुए कहा, सब कुछ हमारे प्लान के अकॉर्डिंग हुआ, लेकिन वो गुंडे हमारे नहीं थे। मतलब हमारा प्लान सक्सेस तो हुआ, लेकिन एक इत्तेफाक की तरह। आर्यन पीछे मुड़ा और बेड पर सोई माया को देखते हुए कहा, अगर माया, आप उस दिन से गायब हैं जब से आपने अपने पिता को अग्नि दी है, तो आप पिछले एक हफ्ते से कहाँ थे और आपके साथ क्या हुआ? तभी आर्यन को माया की बात याद आने लगी। प्लीज़ या तो हमें बचा लीजिए या मार दीजिए, लेकिन दरिंदों से बचा लीजिए। आर्यन ने गुस्से में अपने हाथों को दीवार पर पंच करते हुए कहा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आर्यन ने अपने हाथों को दीवार पर पंच करते हुए कहा, नो, हमने उन पर नज़र कैसे नहीं रखी और अपना फ़ोन ओपन कर किसी को कॉल किया। दूसरी तरफ से आवाज़ आई, हेलो मिस्टर राठौर। आर्यन ने अपने औरों को बरकरार रखते हुए अपनी कॉल आवाज़ में कहा, डॉक्टर सहगल, अपनी टीम को लेकर अगले 5 मिनट में आप हमारे घर पर होंगी। दूसरी तरफ से आवाज़ आई, आर्यन, आप हमें बता रहे हैं या ऑर्डर दे रहे हैं? हम मानते हैं हम फ्रेंड हैं, बट मेरे भी कुछ रूल हैं। इससे पहले वो और कुछ कहती, आर्यन ने उसकी बात बीच में काटते हुए कहा, जहाँ आर्यन सिंह राठौर हुआ वहाँ सिर्फ उसके रूल होते हैं, वहाँ ना किसी के रूल होंगे ना किसी का एथिक्स। मिस सहगल, उस लड़की ने फिर से कहा, आर्यन, आप हमें धमकी दे रहे हैं? आर्यन ने गुस्से में कहा, बकवास बंद करो अपनी, अभी हम एक प्रोफेशनल की तरह बात कर रहे हैं, तो आप भी प्रोफेशनल ही रहिए। और एक चीज़, अभी तो हमने बस आपको बताया है कि आपको क्या करना है, अभी तो हमने धमकी दी ही नहीं। अगले 5 मिनट में अगर आप यहाँ नहीं आई तो नेहा सहगल कौन थी ये एक ख्वाब बन जाएगा। आपका वजूद इस दुनिया से मिटाने में हमें एक पल भी नहीं लगेगा, समझी आप? इससे पहले वो कुछ कहती, आर्यन ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी और डोर ओपन कर बालकनी से रूम में आ गया और बेड के साइड पर बैठते हुए माया को देखते हुए कहा, माया, आपको बर्बाद करने का हक सिर्फ और सिर्फ आर्यन सिंह राठौर को है। आपको हर एक दर्द को एहसास कराऊंगा जिस दर्द से मैं पिछले 1 साल से गुजर रहा हूँ। किसी अपने को खोने का दर्द क्या होता है आपको महसूस होगा, लेकिन उससे पहले आप इस 1 हफ्ते में कहाँ थी और आपके साथ क्या हुआ? तभी उसके डोर पर नॉक हुआ। आर्यन बेड से उठा और रूम ओपन कर रूम से बाहर आया और रूम को बाहर से लॉक कर दिया। सर्वेंट बाहर सर झुकाए हुए खड़ा था और कांपती हुई आवाज़ में कहा, सर, नेहा मैम आई हैं। आर्यन ने सर्वेंट को देखते हुए कहा, जाओ और सिर्फ फीमेल डॉक्टर को ऊपर आने दो। सर्वेंट नीचे गया और नेहा को देखते हुए कहा, मैम, आपके साथ सिर्फ फीमेल डॉक्टर ऊपर जाएंगे। नेहा ने जैसे ही ये सुना, उसने गुस्से में अपनी मुट्ठी कस ली और दांत पीसते हुए कहा, अगर मैं तुमसे प्यार नहीं करती आर्यन, तो तुम्हारी इन धमकियों का जवाब जरूर देती। और पैर पटकते हुए स्टेयर से होते हुए आर्यन की रूम की तरफ बढ़ गई। आर्यन अपने रूम के बाहर खड़ा मुस्कुरा रहा था। उसकी ये तीखी मुस्कुराहट डॉक्टर नेहा को अंदर तक आग लगा गई। नेहा जैसे ही आर्यन के रूम के करीब गई, आर्यन ने कहा, रुको, और रूम का डोर ओपन किया और कहा, कम।
डॉक्टर सहगल जैसे ही रूम में कदम रखा, बेड पर एक बेहद खूबसूरत लड़की सोई हुई थी, जिसे देख उनके होश उड़ गए और वो शौक होकर आर्यन के चेहरे को देख रही थी। तभी उनके टीम मेंबर भी एंटर हुए और बेड पर माया को सोया हुआ देख उनकी आंखें बड़ी हो गई। माया की खूबसूरती उन लड़कियों की आंखों में चुभ रही थी। आर्यन ने उन लोगों को देखते हुए कहा, आप लोग उसे ऐसे क्यों घूर रहे हैं? आप लोग को यहाँ जिस काम के लिए बुलाया गया है, आप लोग वो कीजिए। डॉक्टर सहगल, आप 2 मिनट के लिए बाहर आइए। नेहा सहगल को तो जैसे कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था। उसे बस बेड पर सोई माया को देख आंखों में गुस्सा किसी आग की तरह धक रहा था। आर्यन ने देखा डॉक्टर नेहा अब भी एक स्टैचू की तरह खड़ी हैं, तो उसने गुस्से में कहा, डॉक्टर नेहा। नेहा अब जाकर होश में आई और जल्दी से रूम से बाहर आई। आर्यन ने अपने कोल्ड आवाज में कहा, मैं चाहता हूँ तुम ये पता करो कि उसके साथ रेप हुआ है या नहीं, क्योंकि उसके बॉडी पर लगे जख्म इस बात को इंडिकेट कर रहे हैं कि उसके साथ जबरदस्ती की गई है। ये सब बोलते वक्त आर्यन का चेहरा गुस्से से पत्थर की तरह कठोर था। उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे, बस आंखें गुस्से से लाल थी और उसने गुस्से में अपनी मुट्ठी कस ली। उसके हाथों से खून निकल रहा था। नेहा की नज़र जैसे ही आर्यन के हाथों पर लगी, उसने देखा कि आर्यन के हाथों से खून निकल रहा है। नेहा जैसे ही आगे बढ़ी, आर्यन ने कहा, स्टॉप, क्या कर रही हैं आप ये? नेहा ने कहा, आर्यन, तुम्हारे हाथों में चोट लगी है। आर्यन ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, दूर रहो हमसे। जिस काम को करने के लिए आप यहाँ आई हैं वो कीजिए और हमें जल्दी से जल्दी रिपोर्ट चाहिए। नेहा ने आर्यन को देखते हुए कहा, आर्यन, कौन है ये लड़की जिसे लेकर आप इतने परेशान हैं? क्या रिश्ता है आपका इस लड़की से? आर्यन ने नेहा की बाजुओं को कस के पकड़ उसकी आंखों में देखते हुए कहा, सवाल करने का हक ना तो हमने आपको दिया है और ना आपके पास है। आर्यन सिंह राठौर से सवाल करने की हिम्मत भी कैसे हुई आपकी? आर्यन ने नेहा के बाजुओं पर अपनी पकड़ कसते चला जा रहा था। नेहा ने दर्द से कराहते हुए कहा, आर्यन, हमें दर्द हो रहा है। आर्यन ने नेहा की आंखों में देखते हुए कहा, दोबारा सवाल करने की हिम्मत भी मत कीजिएगा, और एक झटके से उसे छोड़ दिया, जिससे नेहा सीधे दीवार से जा लगी। आर्यन ने अपनी बैग नेहा की तरफ बढ़ते हुए कहा, जाइए और एक चीज़, उसे चोट देने के बारे में सोचिएगा भी मत, वरना इतना कर आर्यन अपने रूम में चला गया। आर्यन ने जैसे ही रूम में गया, सामने का नज़ारा देख शौक था। आर्यन को लड़की का नाम कैसे पता, माया कौन है और आर्यन कौन है, इन दोनों का आपस में क्या रिश्ता है, आगे इस कहानी में क्या होगा, जानने के लिए देखते रहिए ब्लाइंड लव। दोस्तों, स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक करना बनता है, और अगर आप चाहते हैं मैं इसके आगे की स्टोरी